नमस्कार एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी यूपीएससी की जो एग्जाम के फॉर्म्स है वो निकले हुए हैं और आप जरूर उसके लिए ग्रेट एफर्ट्स लीजिए और इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्रैक ही कर लीजिए। मैं प्रणाली पाउशे आज फिर से एक बार जनवरी के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। ये लास्ट वीक के करंट अफेयर्स है एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं वो मैंने चूज किए हैं। इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट मुझे ऐसे लगे हैं वो मैंने शॉर्ट्स में भी कवर कीजिए, तो वो आप जरूर देख लेना। ऑलराइट, लेट्स जस्ट बिगिन। सो नाउ यूनाइटेड नेशन हमेशा न्यूज में रहता है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। क्यों न्यूज में रहता है? यूएन डेसा रिपोर्ट या यूएन से रिलेटेड रिपोर्ट्स आते हैं, प्लस यूएन पर हमेशा ना क्वेश्चन किया जाता है कि आप प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ना खुद में बदलाव नहीं लाना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, उसके सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर, तो वो है ना अपने सीट्स जो है ना वो बढ़ाना नहीं चाहता, वो डेवलपिंग कंट्रीज को चांस नहीं देना चाहता। तो इसके वजह से भी हमेशा क्वेश्चन में रहता है। हर वीक में आपको दिखेगा कि यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज आता ही रहता है। हेंस मैंने यूनाइटेड नेशन का जो है वो कंसिडर किया है। व्हाट इज इट? यूनाइटेड नेशन इज इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, द पर्पस बीइंग कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना वो अच्छा करने के लिए, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए। अगर कहीं वॉर का सिचुएशन है तो उसको पीस लाने के लिए, सेटल करने के लिए यूनाइटेड नेशन जो है ना वो काम करेगा। तो आप सोचेंगे ये आया कहां से? 1945 से प्रायर है ना लीग ऑफ नेशन हुआ करता था, जो ऐसे ही मकसद के लिए बनाया गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि आगे चल के वर्ल्ड वॉर जो है ना वो ना हो। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी आ गया, और उसका प्रॉब्लम लीग ऑफ नेशन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाया एंड हेंस लीग ऑफ नेशन चला गया। उसके बदले में यूनाइटेड नेशंस जो है ना वो आया। यहाँ पर पर्पस है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन। मेन ऑफिसेस कहाँ कहाँ है? जिनेवा, नैरोबी, वियना, द हेग। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ओके, तो हम अभी देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन, इसका सिंबल यहां पर दिया है, एक बार देख लेना। यूनाइटेड नेशन है ना, उसके जो मेन पार्ट्स है ना वो क्या है एग्जैक्टली वो हम देखेंगे। नाउ यहाँ पर यूएनजीए से बोला जाता है इसे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सारा जो वर्क रहता है ना, सारा वर्क कि क्या डिसीजन लेना है, क्या डिलिब्रेशन करना है, आप इसे न्यूज में भी देख सकते हो। ये लोग है ना इसे वेरियस कोई पर्पस लेंगे और उसके ऊपर है ना वो चर्चा करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। वो उनके कंट्री जो मेंबर रहते हैं ना वो सारे उनके हेड्स जो है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना वो बातचीत करते हैं और पर्टिकुलर इशू के बारे में डिसीजन बनाते हैं। वो बॉडी होती है द जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली किससे रिलेटेड है? यूएन से रिलेटेड है। सेम वे द सिक्योरिटी काउंसिल ये किससे डील करेगा? देखिए ये ना अगर इसके मेंबर कंट्रीज जो है वो लेके जाते हैं कि हमारे यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है, वॉर से रिलेटेड है, सैंक्शंस ये ला सकते हैं। ओके, इसका इशू ये है कि इसमें 5 परमानेंट बॉडी है, 5 परमानेंट मेंबर्स है। ओके, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। जरूर बताइए मुझे ये 5 परमानेंट मेंबर कौन से है? ओके, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो चाहते हैं कि वो भी परमानेंट मेंबर्स बन जाए, बट 5 परमानेंट मेंबर्स जो खुद में बदलाव नहीं लाना चाहते। ये इशू हमेशा होता रहता है। ओके, अभी भी चल रहा है। तो ये एक बॉडी है। पहला हुआ द जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये क्या रिलेटेड है? नाउ ये काउंसिल जो है ना वो इकोनॉमिक रिलेटेड और सोशल कंडीशन रिलेटेड, वो मेंबर कंट्रीज में कोई भी ऐसे सोशल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उससे रिलेटेड जो होंगे कुछ डिसीजंस, कुछ ओपिनियन जो है वो बनाएंगे और बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये क्या करेगा? कोई भी डिस्प्यूट्स अगर मेंबर कंट्रीज ने लाया है, ओके, तो यहाँ पर जैसे हमारा कैसे सुप्रीम कोर्ट रहता है वैसे ये काइंड ऑफ कोर्ट रहेगा। यहाँ पर जजेस बैठेंगे। कितने जजेस होंगे? 15 जजेस। ओके, और ये कहां पर है? द हेग। कहां पर है हेग? नीदरलैंड।
नीदरलैंड। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना वो डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करेगी। नाउ यूएन सेक्रेटेरिएट जो है ना, यूएन सेक्रेटेरिएट ये सारों को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है, ये देखा। तो यूएन सेक्रेटेरिएट कहाँ है? वो न्यूयॉर्क में है। ओके, द ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ना वो पहले एक्टिव था, अभी इनएक्टिव है। कब से इनएक्टिव है? देखिए, जब से जो कॉलोनीज हुआ करती थी, आपको पता है ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी या फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी, उन्होंने चेंज किया खुद को इनटू सॉवरेन नेशंस। ओके, तो जब वो चेंज करते हैं ना, तब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना वो देखा करती थी कि इन लोगों ने खुद को कैसे चेंज किया है। ओके, ये जो ट्रस्ट कॉलोनीज थी ना उस पर ध्यान दिया करती थी। जैसे ही इन्होंने चेंज किया और खुद को संभालने लगे, ये जो है वो इनएक्टिव हो गई। तो ये एक इनएक्टिव बॉडी है, यूएन की इनएक्टिव बॉडी है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना वो उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर यूएन है ना, यूएन से रिलेटेड रिपोर्ट्स जो है ना वो मैं शॉर्ट्स में कवर करने वाली हूँ, तो जरूर देखिए वो शॉर्ट्स। हॉकी को मैंने क्यों लिया है? क्योंकि फील्ड हॉकी जो है, वर्ल्ड हॉकी जो है ना वो हो रहा है ओडिशा में। ओके, वो एक्चुअल में कब कवर हुआ? जनवरी के 13 से लेकर 25 तक जो है कवर हुआ। कहां पर कवर हुआ? रौरकेला, भुवनेश्वर, ओडिशा। ओके, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हॉकी क्या है। ये क्वेश्चन भी आता है। फील्ड हॉकी क्या है? इट इज अ टीम स्पोर्ट। ओके, इसमें 10 आउटफील्ड प्लेयर्स होते हैं और एक गोलकीपर। टोटल कितने? 11 प्लेयर्स। ओके, द मैच इज वन बाय द टीम दैट स्कोर्स द मोस्ट गोल्स। Matches are played on what? Grass, water turf, artificial turf, synthetic field, indoor bordered surface and इंडिया का ये नेशनल गेम नहीं है। ओके, मैंने जानबूझकर ऐसे दिया है, इंडिया डजंट हैव अ नेशनल गेम। तो आप बोलेंगे नहीं, हॉकी है हमारा नेशनल गेम। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल गेम नहीं बनाया है, नहीं अनाउंस किया है। ओके, बिकॉज हॉकी पहले से खेलते आ रहे हैं एंड हमारे जो प्लेयर्स थे, ओके, मेजर ध्यानचंद, उन्होंने 3 टाइम्स ओलंपिक का जो गोल्ड है उसमें मेडल जीता था। ओके, नाउ ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है ना वो जीता था। इसके वजह से भी हमें ऐसा लगता है ये हमारा नेशनल गेम है, बट गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ अनाउंस नहीं किया है। हमारी जो मेंस हॉकी टीम है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है। इवन फीमेल जो है ना वो भी कंटेस्ट करते हैं एंड दे आर ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। ओके, इसलिए इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट, उत्तरायण। तो आपको पता ही होगा कि उत्तरायण क्या है। अगर नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ। देखिए, यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सन, ओके, अगर मैंने कंसिडर किया है यहां पर कि नाउ दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ऐसे सोचिए ये है सन। ऑलराइट, सन, एंड दिस सन when it moves toward the northern hemisphere, okay, आपको पता होना चाहिए कि कुछ मंथ्स के लिए सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तरफ ज्यादा फोकस रहता है और कुछ मंथ्स के लिए वो सदर्न हेमिस्फीयर के तरफ ज्यादा फोकस रहता है। नाउ हमारा जो अभी दिसंबर तक वो कहाँ था? वो सदर्न हेमिस्फीयर पर ज्यादा फोकस था। ओके, तो सदर्न हेमिस्फीयर जो है ना वो सन के सामने होता है, वहां पर समर होता है। ओके, और हमारे यहाँ पर विंटर होता है। बट अभी क्या हो रहा है? धीरे धीरे जनवरी से वो क्या होगा? शिफ्ट होगा। कौन शिफ्ट होगा? सन शिफ्ट होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को पूरी तरह वो फेस करने की कोशिश करेगा एंड धीरे धीरे वो आएगा पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तरफ, वो ओवरहेड हो जाएगा। कब? जून 21। ओके, तो ये जो शिफ्ट होता है ना फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को फेस करता है, इससे एक्चुअल में ना बोला जाता है कि शिफ्ट फ्रॉम व्हाट? उत्तरायण। दैट मीन्स इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, नॉर्थवर्ड ट्रांजिशन ऑफ द सन। ओके, तो इसको ना सेलिब्रेट किया जाता है कि ये अभी
विंटर टू समर आने वाला है, फार्मर इसको मार्क करते हैं कि ये हम अभी एग्रीकल्चर जो है फिर से एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो प्लॉइंग, फील्ड को प्रॉपर करना, ये सब कुछ काम जो है वो स्टार्ट कर देते। दूसरा, इस वक्त हमें प्रार्थना भी करनी रहती है कि आगे जाकर है ना, अगला जो प्रोडक्शन होगा ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फील्ड प्रोडक्शन, प्लांट, क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, जो भी काम है ना रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। कोई भी बड़ी मुसीबत नहीं आनी चाहिए। नाउ मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है इन हिंदूज महाराष्ट्र में, केरला में, कर्नाटका में और ओडिशा में। मकर संक्रांति उसका नाम है। माघ बिहू ये सेलिब्रेट किया जाता है आसाम में। ओके, सेम है, उत्तरायण का ही ट्रांजिशन जो है ना उसको ही सेलिब्रेट किया जाता है, बट नाम क्या है? माघ बिहू। माघ बिहू। पोंगल तमिलनाडु, उत्तरायण गुजरात, गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल, इसके बारे में थोड़ा बताती हूं मैं। सक्रात हरियाणा, घुघुती उत्तराखंड, दही चूड़ा बिहार। ओके, दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन म्यांमार, थाईलैंड एंड कंबोडिया। नाउ गंगा सागर के बारे में बताती हूँ। वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है ना वो चाहते हैं कि गंगा सागर को नेशनल स्टेटस मिल जाए। जैसे कुंभ मेला को क्या है, नेशनल स्टेटस मिल गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए फंड एलोकेट करती है ताकि कुंभ मेला जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। आपको पता होना चाहिए कुंभ मेला क्या है। वहां पर हमारे जो हिंदू पिलग्रिमेज है ना जाते हैं, वहां पर बहुत बड़े लेवल पर पिलग्रिम पीपल जो है, हिंदू पीपल आते हैं और वो गंगा में डुबकी लगाते हैं, सेक्रेड डिप ऐसे लेते हैं। सेम वे जो ये फर्स्ट होता है कुंभ मेला, सेकंड होता है गंगा सागर मेला। ओके, सेकंड नंबर पर है। यहाँ पर भी लोग जो है ना वो इकट्ठा होते हैं। सागर मेला क्यों बोला है? सागर आइलैंड पर वो मेला लगता है। वेस्ट बंगाल में सागर आइलैंड है ना, उस पर वो मेला लगता है। ओके, और वहां पर पिलग्रिम्स जो है वो जमा होते हैं और उससे बहुत ही सेक्रेड इवेंट माना जाता है। इसलिए वो गवर्नमेंट वहां पर चाहती है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, कि इसको भी नेशनल स्टेटस का दर्जा मिल जाए। ओके, सो हेंस दिस वाज इन न्यूज। नेक्स्ट इज फॉसिल्स। ओके, नर्मदा है ना, नर्मदा रिवर, वहां पर बहुत सारे डायनासोर के फॉसिल एंड डायनासोर के एग्स मिले। तो आप बोलेंगे मैडम यहाँ पर कौन सा वाला डायनासोर मिलता है? मैं यहाँ पर लिख कर रखती हूँ। यहाँ पर जो डायनासोर मिलता है ना, मतलब डायनासोर का स्केलेटन, उसे बोला जाता है राजासोरस। ओके, इसका फॉसिल और इसके एग्स बहुत मिले हैं नर्मदा वैली में, बट नर्मदा के कौन से रीजन में, उसे बोला जाता है लैमेटा फॉर्मेशन। तो अगर ऐसे कोई टर्म आएगा ना तो याद रखिए ये रिलेटेड टू नर्मदा वैली और यहाँ पर बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं। एंड दूसरा है बालासिनोर, ये गुजरात में है। बालासिनोर, यहाँ पर भी एग्स मिले हैं। देखिए मैंने ना ये फॉसिलाइज एग्स के फोटोज भी यहाँ पर रखे हैं। ओके, ये सारे फॉसिल वाले एग्स हैं, तो आप ध्यान से देखिए। ये डायनासोर के एग है जो फॉसिलाइज हुआ है, पर ये फॉसिल्स मिलते कहाँ पर है? ये मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। ध्यान रखिए, सेडिमेंट्री रॉक में इग्नियस रहते ना, इग्नियस, इसमें नहीं मिलता। और मेटामॉर्फिक में भी मिलता है, पर कैसा होना चाहिए वो मट्टी? फाइन ग्रेन, फाइन, एकदम माहिम। ओके, उसके प्रेशर के नीचे वो दब जाता है और वो फॉसिल जैसे ऐसे बन जाता है प्रेशर की वजह से ना। डायनासोर के बारे में थोड़ा मैं आइडिया दे देती हूँ कि ये आते कब है। ये आते हैं ट्रायसिक पीरियड में पहली बार अपीयर होते हैं। आपने डायनासोर मूवीज देखे ही होंगे। ओके, उसके दो टाइप भी देखे होंगे। एक जो रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल, वो लैंड पर रहते हैं, और दूसरे जो थे वो बर्ड्स वाले थे। और उसके रिश्तेदार जो है जिसे बोला जाता है क्रोकोडाइल। ओके, एक काइंड ऑफ उसकी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, बट एग्जैक्ट डायनासोर नहीं है। उसी के वक्त से वो इवॉल्व भी हुए थे। नाउ दे बिकेम डोमिनेंट। हु बिकेम डोमिनेंट? डायनासोर एज टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट आफ्टर ट्रायसिक एंड जुरासिक। आपको देखने को मिलता है इनकी नंबर में बहुत ज्यादा प्लंज हुआ था। नाउ डायनासोर्स जो है ना, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू एवियन डायनासोर, दैट इज बर्ड्स, प्रेजेंट डे बर्ड्स है ना, इसमें से इवॉल्व हुए हैं ऐसे बोला जाता है। एंड द एक्सटिंक्ट, पूरी तरह एक्सटिंक्ट कौन हो चुका है? जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म थे ना, नॉन एवियन मतलब जो बर्ड्स नहीं थे, जो जमीन पर
चलते थे ना वो डायनासोर, ये पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। ओके, विच आर ऑल डायनासोर्स अदर देन बर्ड्स। तो एवियन वाला फॉर्म है ना, आगे चल के इवॉल्व होके अभी जो बर्ड्स है ना वो बने हैं। ओके, नाउ ये हुआ हमारा फॉसिल रिलेटेड। नेक्स्ट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल एट कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये क्यों मैंने लिया है बताती हूँ। अभी रॉबी विंटर सीजन, राबी क्रॉप का सीजन ऐसे बोला जाता है, तो आपको पता होगा ना, खरीफ, राबी, ओके, ज़ैद, ऐसे 3 अलग अलग क्रॉप के सीजन होते हैं। तो जनरली जो समर वाला रहता है वो खरीफ पकड़ा जाता है, रबी विंटर, और जायद जो है ना बीच में रहता है, समर और विंटर के बीच में जो रहता है ना, जनरली उसे जायद बोला जाता है। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रॉप्स रहते हैं ना, कुछ क्रॉप्स के प्राइसेस जो है ना वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पर गवर्नमेंट में से कौन रिकमेंड करता है वो, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है ना वो रिकमेंड करता है। क्या रिकमेंड करता है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना वो रिकमेंड करता है, ताकि फार्मर्स को इतनी मेहनत का अपना जो क्रॉप का प्रोडक्शन का प्राइस जो है ना वो बराबर से मिल जाए, वो मार्केट में फॉल ना हो जाए। ओके, अगर सोचो उनको प्रॉपरली उनका प्राइस जो है वो मिलता है तो आगे चल के वो और इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे से और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हमारे लिए वो बेहतर होगा, जीडीपी भी बढ़ेगा। ओके, हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, क्या फेस नहीं करना पड़ेगा, फूड ग्रेन का स्कैरसिटी हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट मेक श्योर कि हमेशा फूड ग्रेन और जो कुछ भी रिक्वायर्ड है ना वो एटलीस्ट अबंडेंट नहीं होकर एक लेवल पर आ जाए, प्रोडक्शन अच्छा हो जाए। ओके, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये क्या है, दिस इज अटैच्ड ऑफिस। अटैच ऑफिस कहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, याद रखना है क्या, हाँ। ओके, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बट स्टिल यू हैव टू नो, 1965 से वो है। करंटली इसमें क्या क्या है, द कमीशन कंप्राइज ऑफ अ चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, 1 मेंबर ऑफिशियल होते हैं और 2 मेंबर्स अनऑफिशियल होते हैं। ओके, इसका मैंने पिक्चर देकर रखा है, देखिए सत्यमेव जयते वाला, यहाँ पर एक सिंबल है। नाउ यहाँ पर मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस कितने क्रॉप्स के लिए वो देता है ये देकर रखा है, ये मैंने मेन साइट से लिया है, CACP का साइट रहता है ना उसमें से। CACP रिकमेंड्स MSPs फॉर 23 कॉमोडिटीज, एक्चुअल में 22 है, बताती हूँ ऐसे क्यों। विच कॉम्प्राइजेस 7 सीरियल, पैडी मतलब जो हस्क में राइस रहता है ना वो ब्राउन कलर का रहता है, उसके ऊपर राइस का कवरिंग, एंड राइस जो छोटा व्हाइट कलर का रहता है उसे पैडी बोला जाता है। ओके, तो हस्क जो रहता है वो पैडी। देन व्हीट यू हैव मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, बार्ली, रागी, 5 पल्सेस, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल, इनके प्राइसेस हाई रहते हैं। 7 ऑयलसीड्स, ग्राउंडनट, रेपसीड, देन मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमे, सनफ्लावर, सैफ्लॉवर, नाइजर। ओके, एंड 4 कमर्शियल क्रॉप, कोपरा, शुगर केन, कॉटन एंड रॉ जूट। अभी मैं बताना चाहती हूँ जो शुगर केन है ना उसके बारे में, थोड़ा शुगर केन के बारे में ये बताना चाहती हूँ। मैंने बोला 23 है ना, एक्चुअल में 22 है। ओके, 22 क्यों है, क्योंकि शुगर केन के लिए ये प्राइस रिकमेंड करता है, CACP ही करता है, पर उसको बोला जाता है फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। ओके, FRP मतलब क्या, कि जो शुगर मिल ओनर रहते हैं ना उनको कितने पैसे में वो शुगर केन जो है वो बेचा जाएगा, वो होता है FRP। तो आप बोलेंगे मैडम ये डिसाइड कैसे किया जाता है, देखिए जो भी स्टेक होल्डर्स है ना रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो हो गए फार्मर्स, वो हो सकते हैं वहाँ के जो FCI, नाफेड, ऐसे सारे इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ओके, ये सारे स्टेक होल्डर्स को वहां पर लाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, और CACP जो है ना वो एक प्राइस पॉलिसी पेपर्स जो है वो बनाती है एवरी ईयर, एनुअल। ओके, ये रिपोर्ट वो बनाती है, प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट एनुअली वो बनाती है और सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कौन बनाता है, CACP। और ये CACP
ये जो प्राइस वाला बना है ना पॉलिसी रिपोर्ट, ये इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होना चाहिए ना, ये रिकमेंडेशन देती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन से डिपार्टमेंट जो है वो एक्शन लेगा, CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, वो जो है वो बताएगा कि डिसीजन क्या लिया गया है और फिर निकालेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। ओके, हाँ, नाउ ये सारे हुए अपने रिलेटेड टू MSP। ये मैंने एक बड़ा सा मैप यहाँ पर दिया है। क्यों दिया है, देखिए हमेशा ना यहाँ पर है ना क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक टोंगा आइलैंड करके है ना, उससे रिलेटेड न्यूज आया था जनवरी में, इसलिए मैंने ये वाला मैप ही ले लिया कि बाबा क्या है एग्जैक्टली। नाउ दिस इज पैसिफिक, पैसिफिक ओशन पता है ना आपको, पैसिफिक ओशन है। ओके, एंड पैसिफिक ओशन के यहाँ पर आप देख सकते हो यूरेशियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, एंड देन इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ऐसे दिया गया। देखिए 2 प्लेट होते हैं, प्लेट एक होता है अपना ओशनिक, दूसरा होता है लिथोस्फेरिक। ओके, लिथोस्फेरिक, ठीक है। नाउ इसमें आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि ओशनिक जो रहता है ना, भले ही वो थिनर होगा, वो डेंसर होता है। डेंसर मतलब क्या, ज्यादा वजन, ज्यादा वजन। ओके, डेंसर। और लिथोस्फेरिक कंपैरेटिवली उससे लेस डेंस होता है, लेस डेंस। अभी ये जो प्लेट है ना, देखिए ये प्लेट है ना, ये सारा प्लेट, ये प्लेट है ना सबडक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये क्रस्ट है और यहाँ पर एक दूसरा क्रस्ट आया। ओके, थोड़ा इमेजिन कीजिए, ये क्रस्ट थोड़ा वजनदार है, डेंसर है, ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा, पुश करेगा। ओके, और इसके वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, या वहां पर क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। जब भी क्रैक्स आते हैं वॉल्केनो बाहर आएगा। तो आप बोलेंगे मैडम वॉल्केनो कैसे बाहर आएगा, देखिए ये अगर अर्थ होगा ना, अर्थ, ओके, अर्थ का अबव का लेयर जो रहता है वो रहता है क्रस्ट, ओके, और एक लेयर रहता है मैंटल। क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में ना लावा जो है वो फ्लो करता है, इसे बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। इसलिए आपको क्या देखने को मिलता है कि जब भी ऐसे प्लेट जो है वो एक दूसरे को सबडक्ट करते हैं, सबडक्ट, ओके, मतलब एक प्लेट दूसरे के नीचे आ जाता है, उसके वजह से अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, उसके वजह से वॉल्केनोस होते हैं। ओके, और ये जो पैसिफिक ओशन है ना, इसके अराउंड आपको देखने को मिलते हैं अराउंड 750 वॉल्केनिक रीजन्स, वॉल्केनोस। ओके, और ये अर्थक्वेक जोन भी है। इसे बोला जाता है द रिंग ऑफ फायर, या दूसरा नाम है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके, और नाम क्या क्या है, द गर्डल ऑफ फायर, सरकम पैसिफिक बेल्ट ऑफ फायर, ऐसे बोला जा सकता है। ओके, यहाँ पर क्यों फायर बोला जाता है, क्योंकि ये वॉल्केनिक प्रोन रीजन है, यहाँ पर अर्थक्वेक भी होता है। अर्थक्वेक आने से आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आया था, एंड देन सुनामी जैसे वेव्स, बड़े बड़े वेव्स जो है वो जनरेट होते हैं। ओके, इसलिए मैंने ये कंसिडर किया है। क्या आपको यहाँ के जो रीजन है वो पता होने चाहिए, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से आइलैंड्स है। यहाँ पर तो आपको पता है रशिया होगा, जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है। नीचे आएंगे तो क्या है, वहां पर इंडोनेशियन आइलैंड्स है, फिलीपींस है, पैसिफिक आइलैंड्स जो है उनके नाम पता होने चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पर वॉल्केनो, अर्थक्वेक जो है वो बहुत बार आते ही रहते हैं। ठीक है, एक्टिव उसमें से कौन से वॉल्केनो है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड लास्ट मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है एमओपी। एमओपी क्या है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर व्हाट, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी लेवल। हायर जुडिशरी कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो आप बोल रहे मैडम पर अभी कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम जो है ना वो एक्चुअल में लेजिस्लेशन बेस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के वजह से डेवलप हुआ है। ओके, इसमें एक चीफ जस्टिस रहते हैं और 4 जजेस जो रहते हैं वो डिसाइड करते हैं अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। ओके, बट अभी फिलहाल चल रहा है द
रिकंसिडरेशन, मतलब इस पर है ना बातचीत चल रही है कि हम है ना एमओपी लाना चाहते हैं। ये एमओपी कौन डिसाइड कर रहा है? ये एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट फ्रेम बाय होम बाय गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। तो इकट्ठा मिलके गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव भी होगा फॉर दिस अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर पर्पस। ओके, तो उसके लिए एमओपी पर बातचीत चल रही है और इसलिए मैंने ये कंसिडर किया है। अभी ये कंसिडर किया ही है तो मुझे कोई बता सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका सेंटर कहाँ है? यस, यू गेट्स इट राइट, इट इज एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कब से है? 1937 से है, बट पहले उसको बोला जाता था फेडरल कोर्ट, मतलब ब्रिटिश एरा के वक्त से। ओके, और उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलता है? 28 जैन 1950 को आपको सुप्रीम कोर्ट जो है उसका एक्चुअल फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसका सीट न्यू दिल्ली है। क्या वो बदल सकता है? हाँ, वो बदल सकता है। कौन बदलेगा इसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस उसको अप्रूवल लगेगा ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और न्यू दिल्ली से वो शिफ्ट हो सकता है कोई भी प्लेस अगर चीफ जस्टिस चाहे तो। ऑलराइट, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर मेरे शॉर्ट्स भी देख लीजिए। ओके, और इसको री रेफर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एंड अगर आप स्टेट पीएससीएस देख रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।